कैदियो ध्यान से सुनो। मैं G5 बन के गया था। लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं कि 8 गार्ड में G5 गायब है। एक आपका एक कहना खौफ बन गया एक्चुअल में देखा जाए तो कैदियों के बीच में। तुम सभी ने सुबह से जो डिमांड्स लगा रखी हैं, सेट पे करण कुंद्रा के साथ मुनव्वर आपके साथ बहुत एक बार मजाक करते हुए दिखा था। तो मुनव्वर के बारे में तो सब जानते हैं। मुनव्वर भाई जो है वो शिवम भाई का जो वीडियो चलाया गया था ना, शिवम तुम कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो, तो वो इस तरह से हो गया था वो। लेकिन एक्चुअल में आपने अपनी नजरों से जो गेम देखा, बैड एस कौन था एक्चुअल? मैं सच बताऊं, अगर रियल में बैड एस देखो पूछोगे मुझसे तो वाकई में पायल जी जो थी वो बैड एस। मुनव्वर भाई को शुरू से बहुत सपोर्ट था। नमस्ते, आई एम नरेश चौधरी पुनिया एंड यू गाइज आर वाचिंग टैली खजाना विद राहुल भाई। तो चलिए नरेश जी, मैं पहले तो इंटरव्यू की स्टार्टिंग इसी डायलॉग से करना चाहता हूं, फिर उसके बाद मैं आपका इंट्रोडक्शन जनता को देता हूं। एक्शन। कैदियो ध्यान से सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। और इस वक्त मेरे साथ हैं द जेलर नंबर 5 और साथ ही साथ उसके बाद शूटर बनने वाले। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ है मिस्टर नरेश जो कि एक्टर हैं और अमेजिंग एक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका। नरेश जी, आपका पूरा नाम है नरेश पुनिया, राइट? नरेश चौधरी पुनिया। ओके, तो नरेश जी, ये कहां से शुरुआत हुआ, ये लॉकअप कहां से आ गया आपकी झोली में, और इतना अच्छा परफॉर्मेंस, किस तरीके का रिएक्शन है, पूरा मुझे एक बार डिटेल में बताएं। देखिए, कोविड के बाद जब मैं दिल्ली से दोबारा मुंबई आया, बिकॉज कोविड में सबको घर जाना पड़ा था, उस दौरान काम नहीं था। जब मैं वापस आया तो मुझे कास्टिंग जो रिदांश हैं और तनुज हैं, इसके कास्टिंग डायरेक्टर्स, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और मुझे बताया कि भाई इस तरह से ये शो है और इसमें तकरीबन 2 महीने का जो है वो काम रहेगा और इस तरह से आपकी गार्ड की ड्यूटी रहेगी और बाकी जो उसमें सेलिब्रिटीज वगैरह वो आएंगे वो कैदी की तरह रहेंगे, तो आपको उन लोगों को संभालना है। हाँ जी। तो मैंने सोचा कि यार नरेश, इतने टाइम के बाद पहला काम है, कर लेना चाहिए, तो मैंने हाँ कर दिया। अच्छा, तो नरेश जी, ये क्या मतलब ऑडिशन वॉडिशन हुआ था या फिर आपकी ऑलरेडी पहचान थी कास्टिंग में? मतलब कैसा था ये नहीं, प्रोसेस, थोड़ा सा बता दीजिए ना। जी हाँ जी नरेश जी, आप कुछ बता रहे थे, कास्टिंग का बता रहे थे, आप कैसे हुआ? हाँ जी, तो ऐसे था कि कास्टिंग डायरेक्टर जो है उनके पास हमारा प्रोफाइल ऑलरेडी था। जी तो जैसा कि अक्सर कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास प्रोफाइल्स होते हैं एक्टर्स के, तो उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई थी। मैंने कहा हाँ ओके, अगर मेरा प्रोफाइल जमता है तो आप देखिए। तो उन्होंने कुछ बताया था मुझे। रिदांश से मेरी बात हुई थी एक बार, जो कि बालाजी मेन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर है। उन्होंने बताया कि भाई नरेश, कम से कम 300-400 प्रोफाइल में से आप 8 लोगों की प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट की है हमने, और 2 महीने का ये काम रहेगा और इस तरह से है, अगर आप करना चाहते हैं तो बताइए। जी। तो फिर आपने तुरंत कैदियों बनना मंजूर किया? मैंने तुरंत गार्ड बनना मंजूर किया। मैंने कहा ठीक है जी, देखते हैं, ये कुछ नए तरीके का एक्सपीरियंस होगा तो करते हैं। जी नरेश जी, आपसे जब मेरी बात हुई थी फोन पे तो आप कह रहे थे कि पहले आपको गार्ड थे, फिर उसके बाद कुछ पोजीशन चेंज हुई। वो प्रोसेस क्या था और अचानक से आप शूटर कैसे बन गए? वो क्या था एक्चुअली, मैं लोगों को बताना चाहूंगा, जो ऑडियंस है आपकी, मैं G5 बन के गया था। लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं कि 8 गार्ड में G5 गायब है। G7 है, G6 है, G4 G2 सब है, लेकिन G5 गायब है। मैं शुरुआत में G5 बनकर गया था और उस दौरान क्या था कि शो का जो क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरह का था कि ऊपर से वो अनाउंस करते थे और यहाँ पे गार्ड को उसको माइम करना था। जी ऑर्डर्स जो भी आते थे, जैसे वो बोल रहे हैं कि भी कैदी अब आपको ये काम करना है, तो वो इशारे से बताएंगे सारी, लेकिन वो चीज जो है खूबसूरत नहीं लग रही थी और जम नहीं पा रही थी। तो आफ्टर 3 और 4 डेज मेरे ख्याल से किसी ने उनको बताया कि भाई आपके इसी ग्रुप में, गार्ड्स के ग्रुप में, एक लड़का है नरेश जो एक्टर है और उसकी आवाज थोड़ी सी जो है भारी है। तो उन्होंने, समझा है। जो प्रोजेक्ट हेड थे और जो शो के डायरेक्टर थे रेहान जी, उन्होंने मुझे बुलाया अपने ऑफिस में और बोले कि भाई नरेश, कुछ बोल के दिखाओ। अच्छा, उससे पहले मेरा प्रोडक्शन में थोड़ा सा, जैसा कि अक्सर वर्क के टाइम पे होता है, थोड़ी सी हल्की सी नोकझोंक किसी बात को लेकर हुई थी, तो मुझे लगा शायद उस चीज के लिए बुलाया गया, भाई ये क्या हो रहा है।
तो मैं वहां पे खड़ा हुआ था ऑफिस में, वेट कर रहा था डायरेक्टर साहब का। वो आए और मुझे बोले अंदर चलो, और फिर मुझे बोले कि भाई अब नरेश कुछ बोल के दिखाओ। मुझे लगा क्या बोल के दिखाओ। तो वहां पर इतनी ही देर में तक पूरी क्रिएटिव टीम और जितने भी यूनिट के लोग थे लगभग सभी इकट्ठे हो गए। एक तरह से जैसे होता है ना कि जब मदारी तमाशा कर रहा होता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरह से सब लोग इकट्ठे हो गए। और मुझे लगा कि जी भाई कोई तगड़ी क्लास लगने वाली है। लेकिन जी। एकदम से उन्होंने बोला कि देखो नरेश, हम इस शो के लिए तुम्हारी आवाज को लेकर सोच रहे हैं, तो हमें कुछ बोलकर दिखाइए। तो मैंने कहा देखा जी। जी, क्योंकि 3-4 दिन हुए थे, कैदियों की हालत खराब थी शुरुआत में, क्योंकि वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे करेक्ट। थे। तो मैंने कहा देखिए जैसा आपके कैदियों का हाल है, अगर मैं अंदर जाकर इसको होस्ट करता है, अपनी आवाज देता, तो मेरा सबसे पहला जो डायलॉग होता वो ये होता कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। तो रेहान जी तुरंत बोले अरे डन, जाइए। तो फिर मुझे बोला देखो बहुत रिस्क लेके और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ तुमको भेज रहे हैं, अच्छा कीजिएगा। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से बेहतर करने की। तो ये पूरी स्टोरी थी जी। इसकी। ओके। सबसे पहले नरेश जी, एक और चीज मुझे जाननी है कि अंदर जब आप गए, फिर उसके बाद जो ये कैदियों शुरू हुआ, तो ये एक आपका एक ना खौफ बन गया एक्चुअल में देखा जाए तो कैदियों के बीच में। तो वो कैसा था, मतलब अचानक से ये चेंज होना, किसी ने आपको पहचाना था G5 से आप यहाँ पे शिफ्ट हो गए करके, शूटर बन नहीं, गए? कोई नहीं पहचान पाया। जब मैं फर्स्ट टाइम वहां पर गया और मैंने आवाज दी तो एकदम से तो वो शॉक्ड हो गए, क्योंकि 3-4 दिन से कोई आवाज नहीं दे रहा था, गार्ड कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ इशारों में चीजें चल रही थी। तो जैसे ही मैंने आवाज दी, और मेरा फर्स्ट डायलॉग मुझे याद है जो मैंने बोला था कि तुम सभी ने सुबह से जो डिमांड्स लगा रखी हैं, तो एकदम से वो शॉक्ड हो गए और बोलते हैं आप बोलते भी हैं। सो दैट वाज द रिएक्शन ऑफ ऑल ऑफ देम। तो फिर मैंने आगे की चीजें उनको बोलना शुरू किया कि इस तरह से जेलर जो है वो बोल रहे हैं कि तुमने इस तरह से हंगामा खड़ा किया और इस तरह से चीजें नहीं चलेंगी, ये जेल है और यहाँ पर तुमको हमारे जी मुताबिक चलना पड़ेगा। तो उस तरह से एक तरह से मैं जेलर का कमांडर या शूटर, जो कि पॉपुलर वर्ड है फिलहाल मेरे लिए, जेलर का शूटर मैं बन गया। हम्म। और ओके। चेतन भाई ने मुझे ये बात कही थी और करणवीर भाई ने भी मुझे ये बात कही थी जब हम फिनाले के बाद बाहर मिले। तो दोनों बोले यार जब तुम एंटर करते थे ना तो अंदर खलबली मची रहती थी कि अब क्या होने वाला है। एग्जैक्टली, मतलब आपने ना टेरर क्रिएट कर दिया था अंदर, ऐसा लग रहा था देखने में। अच्छा, नरेश जी, ये शूटिंग का शेड्यूल कैसा रहता था? मतलब आपको किसी भी आपको 24 घंटे सेट पे ही रहना पड़ता था, या फिर कुछ मतलब 6 घंटे का अ, ड्यूटी फिर जो जाओ, ऐसा कुछ? जो एग्रीमेंट हमारा साइन हुआ था उसमें 12 घंटे की शिफ्ट बताई गई थी। 8 लोग थे, 4 सुबह 4 शाम को, 10 से जी 10। जी। सुबह 10 से रात के 10 बजे तक और रात के 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक, इस तरह से 4-4 में हम लोग डिवाइड किए गए थे। तो 1-2 दिन के बाद फिर उन्होंने 5 और 3 में कर दिया, क्योंकि नाइट में ज्यादा गार्ड्स की जरूरत नहीं थी। और जब मैं वॉइस देने लगा तो फिर वो 4 और 3 हो गए। और मेरा तब रहता था जब टास्क या फिर कोई डेयरिंग या फिर कुछ इस तरह का काम होता था, तब मुझे जाना पड़ता था। तो मेरा काम जिस तरह का था उसकी वजह से मेरी शिफ्ट कभी कभी बढ़ भी जाया करती थी, जो 15-16 घंटे की हो जाया करती थी। बिकॉज अगर कोई ओके। टास्क बचा हुआ है या कोई डेयरिंग का कोई कुछ बचा हुआ है तो वो तो शिफ्ट चेंज कर सकते हैं, लेकिन मुझे तो आवाज देनी थी अंदर जाकर। तो मेरी तकरीबन कई बार 15-16 घंटे की शिफ्ट हो जाया करती। जी जी। आपकी फैमिली से कैसा रिएक्शन आया? उन्होंने देखा आपका काम? देखिए जब मैं फर्स्ट टाइम गार्ड बन के गया था तब मैंने कसम से मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं ये कर रहा हूँ, सीरियसली। जब मैंने आवाज देना शुरू किया तो मुझे लगा कि अब बता जी देना चाहिए। तो मैंने अपनी फैमिली में अपने भाई को, जो कि मैं और मेरे भाई बहुत क्लोज हैं, मेरा छोटा जी भाई दिल्ली पुलिस में है, तो मैंने उसको बताया। जी। मैंने कहा सोनू यार ऐसे ऐसे है और अब मैं आवाज दे रहा हूँ और देखना शुरू करो। उसके बाद जो रिएक्शन था वो तो यार जानती हैं, जब एक एस्पायरिंग एक्टर को एक काम मिलता है और जिसमें इस तरह की चीज हो जाती है, बड़ा काम हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो खुशी होती है वो तो जायज सी बात है। बहुत खुश हुए थे सारे। ओके ओके। जेलर साहब के साथ कैसे टर्म्स रहे आपने सेट पे? करण कुंद्रा जब आते थे तब, मतलब ऑब्वियसली बात है शूट के वक्त तो नहीं, लेकिन बाहर तो आप लोग बातचीत करते होगे, हंसी मजाक, तो क्या कुछ ऐसा कोई पल शेयर किया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए। करण कुंद्रा के साथ सिर्फ हाय हेलो थी, क्योंकि जब वो आते थे वो लगभग शाम को आते थे और उनका बहुत टाइट स्केड्यूल रहता था। तो वो आते थे, सीधा अंदर एंटर हुए, अपना काम निपटाया और सीधा चले गए। और उसके चल गए। जैसे वो वहां से
परफॉर्म करके बाहर भी निकलते थे तो सीधा अपनी वैनिटी में जाते थे, क्योंकि वहां पर उनको शायद वो स्क्रिप्ट वगैरह दी जाती थी, तो उनसे ज्यादा जी। बातचीत नहीं हो पाई। अच्छा, नरेश जी आपको भी स्क्रिप्ट दी जाती थी क्या? क्योंकि हमने देखा आप भी एकदम एक्ट करते थे, यहाँ से लेकर यहाँ जाओ, वहां से लेकर वो करो। तो ये क्या आप ये सब याद रखते थे या फिर अंदर ब्रीफिंग दी जाती थी? वो प्रोसेस बताइए। मुझे स्क्रिप्ट दी जाती थी, जो कि मैंने ही कहा था कि अगर आप स्क्रिप्ट दे देंगे तो जो शब्द जो है वो जबान पर रहेंगे, मुझे अचानक से ऐसा नहीं लगेगा कि भाई पता नहीं क्या बोला गया है। हालांकि रियलिटी जी। शो में मुझे नहीं पता था, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ पता चला कि भाई सामने क्या होने वाला है आपको नहीं पता, क्योंकि जो एक नॉर्मल फिक्शन शूट होता है उसमें तो आपके डायलॉग्स, पर्टिकुलर डायलॉग्स होते हैं, सामने वाले के होते हैं, उसके बाद एक्शन कट, ओके डन। लेकिन यहाँ पे क्या था जी। कि स्क्रिप्ट आ जाती थी, पता चल जाता था कि अच्छा इस तरह से ये चीज होने वाली है, और उसके बाद सामने से जो रिएक्शंस आते थे उनके, उसके हिसाब से मुझे उस तरफ से प्रॉम्प्ट किया जाता था इन ईयर में। अच्छा, अच्छा, वही तभी तभी क्योंकि बहुत तो स्पॉन्टेनियस होता था आपका वो बोलना भी। वो उधर उन लोगों ने भी मुझे यही बोला था, और ये भी था क्योंकि वो जो सामने से प्रॉम्प्ट करते थे, आप भी एक्टर हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपको पता है कि क्यों किस तरह का दिया जाता है, तो मुझे अपनी तरफ से सेट करके उसको आगे बढ़ाना होता था। करेक्ट, तो पेश जो करना होता जो था चीज उस। उनको बहुत पसंद आई, हाँ जी, जो चीज उनको बहुत पसंद आई कि हाँ। भाई नरेश तुम हमारे शब्दों को इस तरह से सुधार के इस तरह से करते हो, वो बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, एकता मैम की तरफ से कुछ ऐसा फीडबैक, कुछ ऐसा बातचीत हुई या सेट पे कभी आई मैम तो आपसे मिली? एकता मैम तकरीबन 4-5 बार सेट पर आई थी, हम्म। देखकर स्माइल की। हालांकि जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि इतने बड़े शो में अगर मैंने आवाज दी तो उन्हें पक्का मेरे बारे में पता ही होगा। उनसे बात नहीं हो पाई मेरी, लेकिन उन्हें पक्का मेरे बारे में पता होगा, बिकॉज एकता मैम के अप्रूवल के बिना तो चीज आगे बढ़ने से रही। तो शायद जब मेरी आवाज उन्होंने फर्स्ट टाइम देने की सोची होगी, तो मेरी जो आवाज का एक छोटा सा उन्होंने क्या कहें एग्जाम्पल एग्जाम्पल। उनके पास भेजा होगा, तो उसके बाद जी। ही वो चीज पास हुई। तो हाँ, इतना जरूर था कि लगभग वहां पे जितने भी प्रोजेक्ट हेड या चैनल हेड या जो कुछ भी थे, वो मुझे बाय नेम जान गए थे कि भाई नरेश है और वो आवाज दे रहा है और अच्छा कर रहा है, इस तरह से। वाह यार, एक एक्टर के लिए रिकॉग्निशन से अच्छी और क्या चीज हो सकती है, क्यों कोई नरेश चीज जी? नहीं होती जी, कोई चीज नहीं होती। और अभी जिस तरह से लोग मुझे पहचान रहे हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं, दैट समथिंग एन एक्टर एक्चुअली क्रेव्स फॉर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा नरेश जी, ये जो अंदर कैदी थे तो इनकी हरकतों पे आपको कभी हंसी भी आती थी? मतलब क्योंकि आपने तो मास्क पहना हुआ था, वो जो हरकतें करते थे, जैसे मुनव्वर आपके साथ बहुत एक बार मजाक करते हुए दिखा था, और प्लस कुछ एक टास्क में था कुछ, वो पेटी वाला, आम की पेटी वाला टास्क था, तो उसमें वो आपके पीछे छुप गया था और समथिंग, वो बताइए ना पूरा मामला। एक्चुअली क्या था, देखो मुनव्वर के बारे में तो सब जानते हैं। मुनव्वर भाई जो है वो स्टैंड अप कॉमेडियन है और स्पॉन्टेनियस है, तो वहीं खड़े खड़े ऐसी चीजें बोल दिया करते थे। अब देखो जी, हंसी तो आती है क्योंकि आप इंसान हैं, जब सामने से कोई इंसान इस तरह के शब्द बोलेगा तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि हंसी आएगी, जी। लेकिन कंट्रोल करना पड़ता था। और जिस दिन वो आम की पेटी वाला खेल हुआ था, उस दिन जो प्रिंस भाई हैं वो सबकी पेटियां तोड़ने में लगे हुए थे, तो जो मुनव्वर है वो सीधा मेरे पीछे आके खड़े हुए और बोले कि शूटर के आगे कोई नहीं आ सकता अब। तो इस तरह से हाँ। वो चीज हुई थी। मैं पूरे शो में एक बार हंसा, जो कि पूरी यूनिट में वो न्यूज बन गई थी कि नरेश हंसा। अच्छा, और वो जब क्या क्या शिवम था का वो वो वाकया? शिवम भाई का जो वीडियो चलाया गया था ना, वो जो लास्ट में पोस्ट हाँ दिखा रहे थे हाँ। इंस्टाग्राम की, या जी जी विजिट जी जी इंडिया की, जी और उसके बाद कहते हैं इसको कंप्लीट कीजिए, ये कीजिए। जी 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 तो जी उसमें जी एक जी वीडियो ट्विटर दिखाया टास्क गया जो था, चल रहा शिवम भाई का एक वीडियो दिखाया गया था, तो उसमें वो आधी लाइन छोड़ दी गई थी अधूरी, और बोला कि था। इसे हाँ कंप्लीट कीजिए। तो किसी ने लिखा कि फनी है बट विनर नहीं है, ये है बट वो नहीं है, ये है बट वो नहीं है। लेकिन जब वो सामने वाले ने जो फैन, एक्चुअली वो किसी फैन का वीडियो था, हाँ हाँ। उसके बाद जो उसने लाइन डिलीवर की, दैट वाज समथिंग जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जी। उस जगह पे मुझे बहुत हंसी आ गई थी, और उस टाइम पे शिवम भाई थोड़ा सा इमोशनल भी हुए थे, अंदर चले गए थे शायद, अगर आप लोगों जी ने शो जी देखा हो तो ऐसा कुछ हुआ था। जी जी। दैट वाज द न्यूज एक्चुअली ऑफ दैट डे कि नरेश हंसा। तो पूरी यूनिट में मुझसे सब आके पूछ रहे, अरे तुम्हारी वजह से हमने उस पूरी उसको फुटेज को दोबारा देखा, कितनी बार देखा। जितने भी लोग मुझे मिल रहे थे, नरेश तुम हंसे, नरेश तुम हंसे, दैट हाँ। वाज द रिएक्शन। अच्छा, अभी कैदियों को भी पता चला था आप हंसे करके? अरे बिल्कुल, मेरे सामने सब इकट्ठे हुए थे। सबसे पहले मुनव्वर ने पकड़ा, क्योंकि मुनव्वर भाई जो है वो इसी चक्कर में लगे रहते थे कि इनको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि मैं ही था जो हाँ। नहीं हंसता था अक्सर।
तो जैसे ही उन्होंने देखा, एक्चुअली जब आप मास्क में भी स्माइल करते हो तो आपके चीक्स थोड़े से ऐसे ऊपर जाते, हाँ जी। उनको दिखाई पड़ गया वो। मैंने कहा ना, क्योंकि मास्टरमाइंड उनको कहा गया तो वो ये चीजें तो नोटिस करते ही थे। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि बंदे के चीक्स ऊपर गए हैं, तुरंत आके मेरे सामने हाँ, खड़े हो गए, हंसा बंदा, हंसा आगे, शूटर हंसे, शूटर हंसे, शूटर सर हंसे। उसके बाद प्रिंस भाई भी आगे, उसके बाद सब इकट्ठे हो गए मेरे साथ। और उसके बाद जो एक अच्छा। डायलॉग बोला गया था, हालांकि वो बाद में एडिट हो गया था, जो डायलॉग उधर से मुझे प्रॉम्प्ट हुआ कि नरेश ऐसे बोलो, तो वो मुझे बहुत कंट्रोल करके वो मैंने इस तरह से बोला था, शिवम तुम कुछ भी लिखना चाहो लिख सकते हो। तो वो इस तरह से हो गया था मुझसे। तो उधर से जो डायरेक्टर थे रेहान भाई और वैभव भाई, वो बोले नरेश लंबी सांस लो, कंट्रोल करो, उसके बाद बोलो। तो वो उस तरह से हुआ था। ओके ओके। अच्छा, नरेश जी मुझे और चीजें बताइए। जैसे मुनव्वर तो ट्रॉफी जीत गए और कंगना रनौत ने बोला कि बेस्ट है, डिजर्विंग है, लेकिन एक्चुअल में आपने अपनी नजरों से जो गेम देखा, बैड एस कौन था एक्चुअल में? मैं सच बताऊं, अगर रियल में बैड एस देखो पूछोगे मुझसे, तो वाकई में पायल जी जो थी वो बैड एस थी। क्योंकि वो ओके। पूरे गेम में हर किसी ने नोटिस किया कि पूरे गेम में अकेली रही, हर किसी से उनकी लड़ाई हुई, हर किसी के साथ सब कुछ हुआ, उनकी किसी के साथ बनी भी नहीं। सो पूरी टर्म के दौरान, पूरे टाइम के दौरान और पूरी जेल में सिर्फ अकेली वही कैदी थी जो सबसे अलग थी, सबसे लड़ लेती थी, सबसे ज्यादा बोलती थी। और एक टाइम ऐसा भी आता था कि वो सबको इरिटेट भी कर देती थी अपनी चीजों से। उसके बावजूद वो फिनाले तक पहुंची और टॉप 2 में पहुंची। सो दैट वाज समथिंग। मुनव्वर भाई को शुरू से बहुत सपोर्ट था, सीरियस, सबको पता है। उनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छे, लोग उनको बहुत चाहते हैं। वो इंसान बहुत अच्छे हैं, सीधी सी बात है, कोई क्यों नहीं चाहेगा। और ऊपर जी से कॉमेडियन है, तो हंसाने वाले को तो हर कोई पसंद करता ही है। जी जी। लेकिन अगर देखा जाए, देखो मेरी नजर में थोड़ा पायल जी मुझे लगा कि ये बंदी जो है ना, ये जो है, ये अकेली खेल जी। रही हैं और सबसे लड़ रही हैं। तो भाई सीधी सी बात है, जब अकेला योद्धा खड़ा हो तो वो बैड एस होता ही है। ओके ओके, तो आपको भी लग रहा था कि पायल ही जीतेगी? हाँ, जो मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि शायद पायल ही जीते। अच्छा, ओके ओके, क्योंकि काफी बाहर बहुत सारी ऑडियंस है, मेरी सोशल मीडिया पे भी नजर रहती है, उनका भी यही मानना था कि पायल रियल बैड और कंगना जी और एकता मैम भी यही कहती थी कि शी इज द ट्रू एक्चुअल बैड, तो शायद ऐसे ही लग रहा था कि शायद वो जीते। बस अच्छा, यस। कंगना जी से कभी इंटरेक्शन हुआ कुछ? नहीं, कंगना जी से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। हालांकि जब वो आती थी, उनका फोटो सेशन होता था, उसके बाद वो सीधे अंदर जाके अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाती थी। उनके साथ हम्म इंटरेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन उनकी टीम जो थी, उनके हेयर स्टाइलिस्ट वगैरह थे, जो मेरे काफी अच्छे दोस्त बन गई। उनका नाम गेब्रियल है, ही इज फ्रॉम ग्रीस। उनके साथ मेरी अच्छी खासी बातें हुई, सारी चीजें। और उन्होंने बताया भी कि भाई अभी कंगना जी का ये चल रहा है, वो चल रहा है, इस तरह से उनके साथ इंटरेक्शन ओके बहुत अच्छा। ओके ओके। पर्सनल फेवरेट आपका अगर कोई कैदी था जो आपको एंटरटेन बहुत ज्यादा करता है, चाहे किसी भी मीडियम से हो, वो कौन था? मेरे पर्सनल फेवरेट थे करण भाई। अच्छा, करणवीर। और करणवीर के बाद शिवम भाई। अच्छा, क्योंकि शिवम में ऐसा क्या खास था? शिवम भाई के अंदर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो बहुत बड़बोला इंसान होता है उसके दिल के अंदर कुछ नहीं होता, वो दिल का बड़ा साफ होता हाँ, ट्रू। है। तो मुझे शिवम भाई के अंदर वो चीज नजर आई थी कि ये वो बंदे हैं जो कि वाकई में एक दिल का साफ बंदा है, जिसके साथ दोस्ती रखी जा सकती है, सारी चीजें, और वो उसके लिए, और वो देखा भी था सभी ने कि वो दोस्त के लिए करते थे। तो मुझे वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जिस तरह से वो है, उनके अंदर कुछ नहीं था, उनका जो भी था जबान पे था, और दिल के बड़े साफ लगे मुझे। तो इसलिए मुझे लगा कि ये सबसे बेहतर इंसान है। ओके। और याद है आपको स्टार्टिंग में शायशा ने काफी कैदियों को अलग अलग बातें बोली थी, जिसके लिए उन्हें रताड़ भी पड़ी थी, तो क्या वो हम्म। आप लोगों को बोली थी शायशा ने? नहीं, हमें नहीं बोली थी सायशा। अच्छा। मैं सच बताऊं, सायशा हम लोगों को बहुत ही रिस्पेक्ट से ट्रीट करती थी, जितने भी गार्ड थे, और स्पेशली मुझे। जब भी हम एंटर होते थे तो सायशा जी का सबसे पहले ये रहता था। और इवन अच्छा। शिवम भाई का भी नमस्कार नमस्कार दूर से ही, तो वो चीजें रहती थी। उनकी कैदियों से बहस हुई, हमारे लिए हम्म कभी किसी भी कैदी ने कुछ नहीं बोला।
एक बार चेतन भाई ने बोला था, लेकिन चेतन भाई ने भी बाद में सारी चीजें सही की थी, और इवन फिनाले के दिन मुझे आके 2 बार गले लगाया कि अरे नरेश जी यार, उन्होंने बोला कि आपका खौफ था मेरे अंदर ये और वो, तो उन्होंने बोला यार जो भी उस दिन हुआ उसके लिए सॉरी। वो बहुत अच्छे इंसान है। देखिए, वक्त और सिचुएशन इंसान से बहुत कुछ करा देते हैं, वो भी बहुत अच्छे जी। इंसान है। ओके, ये बाकी सारे कैदियों को पता है कि नरेश इस मास्क के पीछे थे, शूटर के मास्क के पीछे? आप लोग पर्सनल मिले? फिनाले तक किसी को नहीं पता था। फिनाले अच्छा। वाले दिन हम लोगों की मुलाकात हुई और एवरीबॉडी वाज लाइक आप थे। तो ये पूनम का रिएक्शन था, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओके ओके, लेट मी ब्रीथ, दैट वाज द पूनम्स रिएक्शन। ओके। एंड करणवीर भाई जो थे, करणवीर बाहर निकले और बोले अरे यार आपकी आंखें और आपकी आवाज और अब फेस भी, क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने कहा भगवान करे आप बहुत आगे बढ़े। 2-3 से तो बहुत अच्छी मुलाकात हुई, प्रिंस भाई से भी। ओके। ओके, सबसे ज्यादा रियल कौन था घर के अंदर, आपने अपनी नजरों से जो गेम देखा है? सबसे ज्यादा रियल घर के अंदर मेरी नजर में शिवम। शिवम। ओके। हालांकि वो पूरी वो और तो गेम था, तो हर कोई पूरी तरह से रियल नहीं हो सकता, लेकिन अगर सबसे ज्यादा परसेंटेज में मैं कहूँ, सबसे ज्यादा प्रतिशत रियलिटी का उन्हीं का। जैसा कि मैंने भी आपको बताया भी था कि उनकी कुछ चीजें ऐसी थी जो मुझे लगता था कि ये बंदा दिल का साफ। अच्छा। तो वो कोई अच्छा। तभी कह सकता है ओके। जब ओके। सामने वाला रियल लग रहा हो। जी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आजमा के बारे में क्या ख्याल है आपका? मतलब आपने तो इतना क्लोजली देखा है, हम जब खत्म था, फिनाले था, हम लोग सेट पे थे, तो आजमा इज सो क्यूट एट द सेम टाइम, लेकिन आपने रियली किस तरीके रियली से रियली देखा? वेरी क्यूट और बहुत ज्यादा बबली। तो हाँ। सच में जो आजमा आपने देखी, आजमा वही है। रियली वेरी क्यूट, वेरी बबली। और वो जब भी मुझसे इंटरेक्ट करती थी, मैं तो मास्क में रहता था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो आइस से वो करेक्ट करती थी, यूं करके, ऐसे करके। और उसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें बोला भी करती थी, बोलती थी, कई बार बोलती थी आपकी आवाज, और फिर कहती थी कि भाई ऐसा है वैसा है, और आप इनको कुछ कहिए, अपनी आवाज में इनको कुछ कहिए, इनको थोड़ा बोलिए, डराइए। बहुत अच्छी पर्सन थी, रियली। ओके। ये नरेश जी, एक और जानना था मुझे सवाल कि क्या आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट बॉन्ड था उस दौरान का, और मतलब कि आप कहीं और काम कर सकते हैं या नहीं, ऐसा समथिंग कुछ? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट था, और उस दौरान आप कहीं भी काम नहीं कर सकते थे। हम लोग कहीं भी काम नहीं कर ओके। सकते थे। 2 महीने का कॉन्ट्रैक्ट। ओके। हमारी जो जनता है, मतलब चैनल की ऑडियंस है, वो ये भी जानना चाहती है, क्या सेम यही कैदियों, ध्यान से सुनो, ये क्या हमें सेकंड सीजन में भी सुनाई दे सकता है? देखिए, अगर आप सब लोगों की दुआ रही तो जरूर ऐसा होगा। और बाकी उन लोगों को भी, जो चैनल में जितने भी लोग थे और प्रोडक्शन हाउस में जितने भी लोग थे, उनको मेरी चीज अच्छी लगी, तो अगर भगवान ने चाहा तो शायद मेरा होगा। बाकी तो देखते हैं, रब राखा। बिल्कुल बिल्कुल नरेश जी, हम अपनी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट कहते हैं। आपकी आवाज, आपका जो प्रेजेंस था, वो इसी तरीके का स्ट्रांग रहे, और आपको इसी तरीके से काम मिलते रहे, और हम इसी तरीके से बातचीत करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट बहुत नरेश बहुत भाई। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बस अपनी ही उसी स्टाइल में हमारी जो जनता देख रही है आपको, एक मैसेज दे दीजिए। जनता से मैं एक अपील करना चाहूंगा। देखिए, हालांकि वो ये कैदियों वाले टाइप्स में आप थोड़ा सा वो इंटरेक्ट, वो ओके ड्रामा एंड ओके वो ओके। कर। जी। जनता, ध्यान से सुनो। हम एक्टर्स सिर्फ आपकी ही चाहत की वजह से आगे बढ़ते हैं, तो हम जैसे एक्टर्स पर अपनी चाहत प्लीज लुटाते रहिए। हम लोगों को आगे बढ़ाने में सिर्फ आपकी ही चाहत काम आती है, और इतना चाहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच नरेश भाई, थैंक यू सो मच।